हेलो बच्चों, तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या आपके एग्जाम के लिए। और ये है सोल्यूशन चैप्टर। बहुत तेजी से कवर करेंगे, स्लाइड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं तेजी से रैपिड खत्म करूँगा। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहीं पे एम्फसाइज किया जाएगा, बाकी आप लगातार देखते रहें। इंट्रोडक्शन में होगा सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? इसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उससे सोल्यूशन बनता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस आपने बहुत सारे पढ़े। ये है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ते रहें। दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट एक सॉल्यूशन जो बने, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से बनेगा उसको बाइनरी सॉल्यूशन। दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट से बनेगा टर्नरी। चार हो गए तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन बनते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में आ जाते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन? जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट होगा। लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट होगा। गैसियस सॉल्यूशन जिसमें गैस सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो यहाँ पे सॉलिड गैस, गैस का होगा एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम। हाइड्रोजन को जब पैलेडियम के अंदर मिक्स किया जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो गया, पैलेडियम सॉलिड हो गया। सॉलिड के अंदर गैस जाके छिप गया तो हो गया क्या? सॉलिड सॉल्यूशन। क्या हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद आप देखो दूसरा क्या होगा? लिक्विड सॉलिड का अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। अमलगम ऑफ मरकरी, अमलगम ऑफ मरकरी का मतलब हो गया कि Hg, मेटल के साथ में Hg लग जाएगा तो अमलगम हो जाता है। सॉलिड सॉलिड का कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। फिर लिक्विड सॉल्यूशन का गैस लिक्विड, गैस लिक्विड का ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, लिक्विड लिक्विड का इथेनॉल इन वाटर, सॉलिड लिक्विड का ग्लूकोज इन वाटर, साल्ट इन वाटर, NaCl इन वाटर, सुक्रोज इन वाटर, बहुत सारा चीज। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन, गैस इन गैस का मतलब होगा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन। लिक्विड गैस का होगा क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। सॉलिड गैस का क्या होगा? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो ये हो गया क्या? 9 टाइप्स के हो गए सॉल्यूशन आपके। सॉल्वेंट सब में कांस्टेंट होंगे। अगर सॉलिड है सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड है लिक्विड सॉल्यूशन, गैस है तो गैस सॉल्यूशन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन कैसा एग्जिस्ट करेगा इसके बारे में कौन बताता है? सॉल्वेंट बताता है। कौन बताता है? सॉल्वेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ ये कहते हैं कि अगर कोई गैस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में हेनरी लॉ बताते हैं। ये ध्यान देना, किसके बारे में बताते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी लिक्विड के अंदर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? ये होता है कि P, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा KH इनटू जीटा गैस। इसका ग्राफ ये बनेगा, स्ट्रेट लाइन का बनेगा। दूसरी चीज ये जान लेना, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ क्या है। पहले हेनरी लॉ देखो। It states that the constant temperature, at constant temperature, the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas. Partial pressure of the gas के directly proportional होगा उसकी solubility। तो partial pressure is directly proportional to mole fraction, proportionality हटेगा, P is equal to KH into zeta gas आता है। Clear? Limitations क्या है? The pressure of the gas not too high, pressure बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। Temperature not too low, temperature बहुत कम नहीं होना चाहिए। The gas should not undergo any chemical रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के साथ में गैस कोई भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट भी नहीं करना चाहिए। ये लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। क्लियर है? P is directly proportional to zeta गैस, P is equal to KH into zeta गैस। प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ही कम होगी। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है भाई? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है एप्लीकेशंस में हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ में ध्यान क्या होगा? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ पहला होगा सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरा होगा क्लाइंबर्स, तीसरा होगा स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनमें एक बीमारी होती है जिनको बेड कहा जाता है। क्लाइंबर्स होते हैं उनके अंदर एक बीमारी होती है उनको एनोक्सिया कहा जाता है। ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, इसके बारे में आप डिटेल पढ़ चुके हैं। एनोक्सिया क्लाइंबर्स के अंदर हो जाती है। डीप सी डाइविंग के अंदर एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं बेड्स। आई थिंक यहां पे दिया होगा एक डिजीज होगा बेड्स। टू ऐड एसिडिफाइड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ब्लड टैंक्स विद स्कूबा डाइवर फिल्ड विद, ये नहीं दिया हुआ लेकिन डीप सी डाइविंग में बेड्स आते हैं। बेड्स, ठीक है, बेड्स आते हैं। और ये याद रखना जो सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं उनमें कंपोजिशन क्या होता है? उनमें कंपोजिशन ये होता है हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1% होता है।
फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, हमारा जो लंग्स काम करता है, ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, मिलता है, ब्लड को इधर उधर सर्कुलेट, ब्लड के साथ ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है। फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स भी काम करता है इसी से, हेनरी लाकी ही एप्लीकेशन है। लेकिन मेजर जो है ये आपके 3 और ये एनसीईआरटी में तीनों दिए हुए हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ ये क्या कहते हैं? राउल्ट लॉ क्या है? राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ, जब दो लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स को आपस में मिलाया जाएगा तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? पहले अगर देखा जाएगा तो वो प्रेशर होगा क्या, अगर दोनों गैसेस को आपस में मिला के, मतलब एक लिक्विड ये हो गया, दूसरा लिक्विड ये हो गया, इन दोनों को मिला के हमने ये बना दिया, ये बना दिया, तो यहां से होता है ये होगा। तो यहाँ पे जब ये थे तो इसका P नॉट A था, यहाँ पे ये थे इसका P नॉट B था, अब यहाँ पे दोनों आ गए तो इसका हो गया PA और ये क्या हो गया P। ठीक है, तो अब टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर PS इज इक्वल टू PA प्लस B। उसी को हमने कहा PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा, PA इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A जीटा, PB इज इक्वल टू P नॉट ऑफ जीटा B। PS इज इक्वल टू आपका ये फार्मूला आ जाएगा P नॉट ऑफ A प्लस P नॉट ऑफ B माइनस P नॉट ऑफ A इनटू जीटा B। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ क्या होगा? राउल्ट लॉ का एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ कैसे बनेगा वो भी देखो। यहाँ से जीटा A हो जाएगा 1, यहाँ पे जीटा B हो जाएगा 0, यहाँ जीटा B हो जाएगा 1, यहाँ पे जीटा A हो जाएगा 0। यहाँ पे हम लोग आ जाएगा P नॉट ऑफ A, यहाँ पे हो जाएगा P नॉट ऑफ B। इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, राउल्ट लॉ का ग्राफ हो गया कंप्लीट। ठीक है भाई, थोड़ा तेजी से चल रहे हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, कवर करना भी है। ये हो गया पार्शियल इंटीग्रेशन, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलो लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ क्या होना चाहिए? ये बस इतना मानो कि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, बस सीधी सीधी कहानी है, बस आगे चलो। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, मेरे को ऐसा बताया व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट देयर इज सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और Raoult law is not obeyed fully. There is positive and negative deviation from ideal behavior. बहुत ज़्यादा भी डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, मतलब ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए। एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, अगर डिसोसिएट करके ये एसोसिएट करके ये तो कहानी अलग होगी। डिसोसिएट करने के बाद मतलब आयंस डिसोसिएट होंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, एसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन दिया तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में लेके चलूंगा। शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में बता देते हैं आपको। पहला आइडियल, जब भाई आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, RAOULT, राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा जो डेल्टा H मिक्सचर का होगा वह 0 होगा। तीसरा पॉइंट ये होगा जो डेल्टा V मिक्सचर होगा वह भी 0 होगा। चौथा पॉइंट ये होगा जो डेल्टा G होगा वह 0 से छोटा होगा। पांचवा पॉइंट ये होगा जो डेल्टा S 0 से बड़ा होगा। और छठा पॉइंट ये लिख सकते हो कि AA का इंटरेक्शन BB का इंटरेक्शन इज इक्वल टू AB का इंटरेक्शन। ठीक है भाई, ये लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। ये लिखा होगा ऊपर, पढ़ते एक बार छोटा छोटा से। ओबेरा और राउल्ट, ओबेला डेल्टा H 0, डेल्टा B 0, ये इतना हो गया। AA AB BB का इंटरेक्शन शुड बी सेम। यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं करा होगा। आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन हमने बताई, आइडियल सॉल्यूशन का राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा तो राउल्ट लॉ के जैसा ग्राफ बन जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। डेल्टा H मिक्सचर का 0 नहीं होगा, डेल्टा V मिक्सचर का 0 नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना। इसमें फिर बता देता हूँ, राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, डेल्टा H मिक्सचर का 0 होगा, डेल्टा V मिक्सचर का 0 होगा, AA BB और AB का इंटरेक्शन सेम होगा। डेल्टा G 0 से छोटा होगा, डेल्टा S 0 से बड़ा होगा। ये आइडियल और नॉन आइडियल दोनों होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, डेल्टा V 0 के बराबर नहीं होगा, डेल्टा H 0 के बराबर नहीं होगा, और AA का इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू BB के इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू
डेल्टा जी इज लेस देन 0, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों सेम। ठीक है, अब ये कह रहा है जब नहीं बराबर होगा, कोई भी चीज अगर नहीं बराबर है तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हुआ तो नेगेटिव डेविएशन। अगर ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हुआ तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। क्लियर? चलो, पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो ग्राफ ऊपर से जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हुआ ग्राफ नीचे से जाएगा। क्लियर सारी बातें? एग्जांपल्स, आइडियल सॉल्यूशन का बेंजीन, टॉलुइन, N-हेक्सेन, N-हेप्टेन, मेथनॉल, इथेनॉल। पॉजिटिव डेविएशन का होगा, पॉजिटिव डेविएशन का क्या दिया हुआ? एसीटोन एथेनॉल, वाटर एथेनॉल, वाटर एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म CCl4, टेट्राक्लोरोमेथेन, टॉलुइन, टेट्राक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म, साइक्लोहेक्सेन, एथेनॉल। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? एसीटोन एनिलीन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, एसिटिक एसिड एंड पिरिडीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। ये होगा किसका? नेगेटिव डेविएशन। आगे बढ़िए, एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होता है? एजियोट्रॉप आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप। ये दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दोनों के ग्राफ देखो। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ये बॉइलिंग पॉइंट इसका, ये बॉइलिंग पॉइंट इसका, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो इसको बोला जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम कब बोला जाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए हम यहां बनाएंगे, एक का बॉइलिंग पॉइंट यहां बना लेते हैं, एक वेपर फेज और एक लिक्विड फेज। एक का बॉइलिंग पॉइंट हम यहां बना लेते हैं, वेपर फेज और लिक्विड फेज। दोनों की बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, उसको बोला जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दोनों की बॉइलिंग पॉइंट से कम तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या कह रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स में जो डिपेंड करता है पर उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है चार। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। वापस से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ध्यान दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? जब किसी वोलेटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्या होगा? P नॉट माइनस Ps अपॉन P नॉट इज इक्वल टू जीटा B। इसको लिख के बता दे रहा हूं, चारों को एक बार लिख दे रहा हूं, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P नॉट माइनस Ps अपॉन P नॉट इज इक्वल टू जीटा B। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इनटू m। Kb हो जाएगा एब्सोल्यूट कांस्टेंट। अभी आगे देखेंगे डेल्टा TF क्या होगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू Kf इनटू क्या हो जाएगा? m। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट m क्या होगा? मोलरिटी होगा। यहां पे फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू mRT, वेयर m इज इक्वल टू मोलरिटी। ये मोलरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये मोलरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला। इसके बाद द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ आपका ये बनेगा। बहुत डिटेल में कई बार क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, बस रिवीजन है तो रिवीजन की तरह से पढ़ लीजिए। कल ही आपका पेपर है, एक एक पॉइंट उठाएंगे तो 10 चैप्टर कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है मुन्ना? चलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फिर से वही काम है कि किसी वोलेटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा और उसका वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। आई वाले फैक्टर में आता है, आई जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आई जिसका ज्यादा हुआ उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन आई जिसका ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये पॉइंट याद रखना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब किसी नॉन वोलेटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो होगा क्या? डेल्टा, इसको यहां से बढ़ना, ये इतना यहां से बढ़ गया, जितना पहले था उसको T नॉट भी, बाद वाले को TB बोला, दोनों के डिफरेंस को बोल दिया डेल्टा TB। तो डेल्टा TB क्या होगा? TB माइनस T नॉट। ये लिखिए, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। ये कांस्टेंट हटेगा तो Kb आ जाएगा। Kb इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट। यूनिट होगा केल्विन किलोग्राम पर मोल।
यूनिट होगा केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, आ जाओ भाई डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट फिर से वही कहानी होगी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे किसी वोलेटाइल लिक्विड के अंदर, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट इसका घट जाएगा। पहले जितना फ्रीजिंग पॉइंट था T नॉट है, बाद में कितना हो गया Tf, डिफरेंस क्या हो गया डेल्टा Tf, डेल्टा Tf इज इक्वल टू बड़ा क्या है T नॉट है, माइनस क्या हुआ Tf, डेल्टा Tf इज इक्वल टू m, डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kf इनटू m। Kf क्या हो गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। Kf is the freezing point depression constant, molar depression constant and cryoscopic constant having unit Kelvin kilogram per mole, Kelvin kilogram per mole। चलो भैया आ जाओ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है भाई? ऑस्मोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो गया। अब डिफ्यूजन क्या होगा? सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड to stop the process of osmosis, to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure। फार्मूला क्या आएगा? पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू MRT कर सकते हो, m क्या हो जाएगा? मोलरिटी हो जाएगा। फार्मूले को चेंज करोगे तो पाई इज इक्वल टू आएगा WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन V इनटू आ जाएगा R गैस कांस्टेंट होगा 0.0821 लीटर एटीएम आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? T होगा टेंपरेचर, और टेंपरेचर को हमें किसमें लेना है? केल्विन में। यहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस दे रखा है, ऑस्मोसिस और इसके बीच में डिफरेंस दे रखा। तो ये जो अभी ये पॉइंट बढ़ाया हूँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इसको आप इंपॉर्टेंट बना लो, इसको आप इंपॉर्टेंट बना लो। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, यहाँ इस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। न्यूमेरिकल ये ध्यान देना, न्यूमेरिकल बनने वाला है 100% बनेगा, चाहे वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बने चाहे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बने, लेकिन बनेगा श्योर। और ऑस्मोसिस को तो एकदम इंपॉर्टेंट रख लो, ऑस्मोसिस को इंपॉर्टेंट रख लीजिए आप, ऑस्मोसिस को इंपॉर्टेंट रख लीजिए। चलिए यहाँ पे दिया हुआ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस। इन ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगा। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इट इन्वॉल्व्स पासेस ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट, दोनों का पासेस करता है। ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड एंड रिवर्स्ड, इसको ऑस्मोसिस को स्टॉप किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन डिफ्यूजन कैन नाइदर बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अच्छा रिवर्स आ गया तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझ लो। सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर इतना ज्यादा कर दो, पहले प्रेशर करके रोक दो प्रोसेस को, ऑस्मोसिस को, लेकिन आप प्रेशर को इतना ज्यादा कर दो कि फिर से जो सॉल्वेंट इधर है वो फिर से भाग जाए इधर, सॉल्वेंट की तरफ भी भाग जाए, उसको बोला जाएगा क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आपके घरों में RO लगा होता है उसका पूरा नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी गंदे पानी से साफ पानी को बाहर, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी तरह से आपका डिसैलिनेशन ऑफ वाटर होता है, यानी जो समुद्री पानी होते हैं उसमें से नमक को बाहर करके पानी को बाहर किया जाता है, उसको कहा जाता है कि डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। क्लियर है? थोड़ी स्पीड तेज है बट कंट्रोल। चलो रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने आपको बता दिया। SPM क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ए मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास बट नॉट द सॉल्यूट वंस, लेकिन सॉल्यूट नहीं रहते हैं। एग्जांपल सेलोफेन हो गया, पार्चमेंट पेपर हो गया, कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCl6, ये डबल वाला लग गया है, ये नहीं होना चाहिए, ये इधर किनारे वाले में रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनका नाम हो गया कॉपर फेरोसाइनाइड। अच्छा और इनका आईयूपीएसी क्या लिख सकते हो? आईयूपीएसी क्या लिखोगे? कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट। आगे आपका काम है ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? चलो रिवर्स ऑस्मोसिस आपको बता दिया हूं। आगे आइए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए? सेम हो जाए। टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक, they exert the same osmotic pressure because they have the same molar concentration, इसके पास same molar concentration होती है। all intravenous injection must be isotonic with the body, हमारे बॉडी के साथ आइसोटोनिक होनी चाहिए तभी वो इंजेक्शन इंजेक्ट हो सकती है और अच्छी फायदेमंद होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आइसोटोनिक में क्या होगा? when two isotonic solutions are separated by a semi permeable membrane, no osmosis
अगर सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोस्मोटिक, उसमें कोई भी एक्सचेंज ना हो तो उसको बोला जाएगा आइसोस्मोटिक। क्लियर? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक क्या होगा? सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, और हाइपरटोनिक में क्या होगा? हायर हो जाएगा। चलो भैया, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस जब अभी तक कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी में चल रहा था क्या? नॉर्मल मासेस कब? जब ऐसा सॉल्यूट था ना तो वो डिसोसिएट हो रहा था ना तो एसोसिएट हो रहा था, मतलब उसका वन था फैक्टर I इक्वल टू कितना था? 1। लेकिन अभी ऐसा आ जाए कि जो डिसोसिएट होगा तो वन हाफ फैक्टर में क्या होता है? I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी। I इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास ऊपर चला जाएगा और ऑब्जर्व्ड मोलर मास नीचे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू I, total number of moles of particles after dissociation or association upon total number of particles before dissociation and association. I is greater than 1, अगर एक से ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन होगा, एक से कम हुआ तो एसोसिएशन होगा, एक हो गया नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, अगर 1/2 हो गया तो डाइमराइजेशन। क्या होगा? डाइमराइजेशन। फार्मूला इस चैप्टर का, इसमें यह ध्यान देना कि जो एबनॉर्मल कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज आई हैं इसमें होगा क्या? आरएनपीपी हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू जीटा विल डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू m, delta TF is equal to I into KF into m, pi is equal to I into m into r into या c into I into r into ठीक है भाई? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मास परसेंटेज का कंसंट्रेशन टर्म्स के सॉल्यूट फार्मूला, मास परसेंटेज मास अपॉन मास कर देना, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज ऊपर वॉल्यूम सॉल्यूट का नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है? पार्ट्स ऑफ पर मिलियन में 10 टू द पावर 6, पर बिलियन में 10 टू द पावर 9। मोल फ्रैक्शन में आपको पता है मोल फ्रैक्शन पूरे सॉल्यूशन का 1 होगा, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी, ये टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। मोलैरिटी टेंपरेचर पे डिपेंड करती है क्योंकि इसमें वैल्यू होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी जो होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और यह टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बहुत बार पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ये ध्यान रखना कि मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 55.11 और Kb फॉर वाटर, ये H2O के बता रहा हूं, H2O की मोलैरिटी 55.55, H2O का मोलर मास 18, ये मोलैरिटी है, ये मोलर मास है। Kb 0.52, Kf 1.86, याद रखना भैया। डेंसिटी ऑफ H2O वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। ठीक है? चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप नॉर्मलिटी और मोलैरिटी का। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू x, ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। ये छोड़ दो, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ये भी छोड़ दीजिए, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। ये डाइल्यूशन का केस लिख लीजिए आप। डाइल्यूशन में क्या होगा? अगर डाइल्यूशन करोगे तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, अगर नॉर्मलिटी के रेस्पेक्ट में होगा तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और अगर मिक्सिंग का केस आ गया तो m3 इज इक्वल टू क्या होगा? m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। राउट लॉ का आपको फार्मूला बताया गया, p इज इक्वल टू p नॉट ऑफ a जीटा है, pv इज इक्वल टू p नॉट ऑफ b जीटा है। उसके बाद ps बता दिया गया, ps आपके पास आ गया था, ps इज इक्वल टू p नॉट ऑफ a प्लस जीटा v इनटू p नॉट ऑफ b माइनस p नॉट ऑफ a। ठीक है? उसके बाद राउट लॉ p नॉट माइनस ps अपॉन p नॉट माइनस ps अपॉन p नॉट इज इक्वल टू जीटा v। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू kV into m, डिप्रेशन इन डेल्टा TF इज इक्वल टू kF into m,
पाई इज इक्वल टू एमआरटी, आई इज इक्वल टू नॉर्मल, ये सब प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद आपको ये मॉडिफाइड आ गए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के, फिर वन ऑफ फैक्टर आई। अब दो केस, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये ध्यान देना। एसोसिएशन का केस होगा तो आई माइनस वन अपॉन वन माइनस वन, ये थोड़ा सा ये सही लिखा है ये भी, लेकिन थोड़ा फॉर्मूला चेंज करेंगे, मजा नहीं आ रहा है इसे। अगर अल्फा डिसोसिएशन हुआ तो होता है आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अल्फा एसोसिएशन होगा तो होगा आई माइनस वन अपॉन एन माइनस, ये क्लियर, ठीक है, चला जाएगा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 by n, n is the number of molecules of solute associate to form an associate molecule, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए I अगर एक से ज्यादा है solute undergo dissociation, एक से कम है undergo association, एक है neither association not association, I 1 by 2 है तो solute is diluted, क्लियर है? ये पूरा चैप्टर आपका सॉल्यूशन चैप्टर है।